हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। हम कर रहे हैं मॉक टेस्ट 5 का सोल्यूशन। सेम काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक अपनी कॉपी पर मार्क करेंगे। आपके स्क्रीन पे सवाल आएगा, सॉल्व करेंगे, फिर मेरा एनालिसिस देखेंगे। शुरू करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। लिखा है द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेसेस वाज सो मच एट वेरिएंस विथ वन अनदर दैट द ज्यूरी फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिलाई ऑन इट्स स्टेटमेंट्स और ऑन दोज सबमिटेड बाय द डिफेंस काउंसिल। लिखा है कि जो भी टेस्टिमनी था ना विटनेसेस का, विटनेस मतलब होता है वो लोग जिन्होंने कुछ क्राइम होते हुए देखा है, ठीक है, जिसे हम गवाह कहते हैं। टेस्टिमनी उनके जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको टेस्टिमनी कहा जाता है। तो लिखा है कि जो टेस्टिमनी है विटनेस का वो इतना वेरिएंस पे था। वेरिएंस कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति कुछ और कह रहा है, दूसरा व्यक्ति कुछ और कह रहा है, ठीक है। वो इतना वेरिएंस पे था एक दूसरे से कि जो ज्यूरी था उनको ये बहुत मुश्किल लग रहा था कि वो रिलाई कर पाए किसी के स्टेटमेंट पे, या फिर जो डिफेंस काउंसिल जो था उसने जो भी सबमिट किया था उसके ऊपर। तो मतलब ये है कि 10 लोग थे और 10 तरीके के सबूत दिखा रहे थे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ज्यूरी है वो उसे बहुत मुश्किल लग रहा था ये कि वो किसकी बातों पर यकीन करे या फिर वो डिफेंस काउंसिल की बात भी सुने। ये इसका हिंदी मीनिंग था। अब आइए कि करके सेंटेंस को स्कैन करते हैं और देखते हैं इसमें एरर कहां पर है। लिखा है द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेसेस। बहुत सारे विटनेस है, यहां से पता चल रहा है बहुत सारे विटनेसेस की जो टेस्टिमनी है। अब देखो टेस्टिमनी ना सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ये काउंटेबल नाउन भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, ठीक है। दोनों कैटेगरीज में आप इसको रख सकते हो। तो यहां तो कोई एरर नहीं लग रहा। द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेसेस ठीक लग रहा है। वॉज सो मच एट वेरियंस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां जो लिखा था द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेसेस, द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेसेस, अगर मैं आपसे ये पूछता कि इस सेंटेंस में एरर बता दो, सॉरी माफ कीजिएगा, आदत हो गई बोलने की यार, एरर बता दो एरर बता दो, सॉरी। मैं पूछ रहा था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फ्रेज में कोई सब्जेक्ट है क्या इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट में, तो वो कौन सा होगा? क्या वो विटनेसेस होगा या वो टेस्टिमनी होगा? आपको अब तुरंत जवाब देना चाहिए कि वो टेस्टिमनी होगा, क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन है और विटनेसेस इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकता, फिर सब्जेक्ट कौन है? हमारा टेस्टिमनी है। अच्छा, यहां पे टेस्टिमनी को अनकाउंटेबल काउंट किया गया, सिंगुलर काउंट किया गया। तो लिखा है द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेसेस वाज, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, वाज होना चाहिए। वाज सो मच एट वेरिएंस, ठीक है, वो इतना ज्यादा अलग थलग नजर आ रहा था, किससे? एक दूसरे से। अब एक रूल और मैं यहां पे रिवाइज करवा दूं। ईच अदर का इस्तेमाल किया जाता है दो लोगों के लिए और वन अनदर का इस्तेमाल किया जाता है दो से ज्यादा लोगों के लिए। अगर नंबर ऑफ पर्संस डेफिनेट नहीं है, अगर आपको सेंटेंस देख के ये नहीं पता चल रहा कि कितने लोगों की बात हो रही है, तो आप इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, ये इंटरचेंजेबल माना जाता है, ठीक है। यहां पे विटनेसेस लिखा हुआ था, अब हमें ये नहीं पता कि दो है दो से ज्यादा, लेकिन जो सेंटेंस का कंटेक्स्ट जा रहा है उसके हिसाब से तो यही समझ पाना कि बहुत सारे लोग हैं और उसके बीच में जो ज्यूरी है उनको कंफ्यूजन है। तो वन अनदर भी सही है, अगर ईच अदर भी लिखा होता तो हम कॉन्फिडेंटली उसको गलत नहीं बोल सकते थे, क्योंकि कोई नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है ही नहीं, ठीक है। तो ईच अदर भी ठीक लगेगा, वन अदर भी ठीक लगेगा। आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक कोई एरर नहीं मिला। दैट, अच्छा सो के साथ दैट लगता है, ये बात भी आपको पता है। द ज्यूरी, अब फिर से वही बात है, देखो ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है, जैसे कि कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है, राइट, जैसे कि टीम एक कलेक्टिव नाउन है। और ये कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने पढ़ा था कि जब हम इसको एज अ यूनिट काउंट करें तो ये सिंगुलर होता है, और जब हम इसको एज एन इंडिविजुअल देखते हैं तो ये प्लूरल होता है। ये बात मैंने पहले भी शायद किसी मॉक में बताई थी। तो लिखा हुआ है कि द जूरी फाउंड इट डिफिकल्ट। अब यहां से तो कोई नंबर का फर्क नहीं है, पर ये रूल आपको पता होना चाहिए। यहां पे सारे के सारे जितने भी जूरी के मेंबर्स हैं सब कंफ्यूज्ड हैं। इसका मतलब हम उनको एज अ यूनिट देख रहे हैं, इसलिए ये सिंगुलर वर्ब लेता, अगर लेता तो, पर यहां क्या हो रहा है, V2 हो रहा है, तो सिंगुलर प्लूरल तो बराबर ही है, ठीक है। दैट द जूरी फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिलाई, जूरी को बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो भरोसा कर पाए किस पे? आइदर ऑन हिज स्टेटमेंट्स। ये बात आपको पता है ऑलरेडी कि अगर हम कहीं पर आइदर यूज करें तो उसके साथ और आता है, अगर हम कहीं पर नाइदर यूज करें तो उसके साथ नॉर आता है, अगर हम कहीं पर नॉट ओनली यूज करें तो उसके साथ बट ऑल्सो आता है। ये वाला रूल तो आपने पढ़ा ही होगा। तो क्या लिखा हुआ है कि फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिलाई आइदर ऑन, आइदर का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद और का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल सही है। आइदर के बाद अगर प्रीपोजिशन हुआ तो ऑन के बाद भी प्रीपोजिशन होना, और के बाद भी प्रीपोजिशन होना चाहिए, देख लेना दोनों जगह पे प्रीपोजिशन है, तो यहां पे भी कोई एरर नहीं है। फिर भाई साहब एरर है कहां पे? मैं क्लीन कर रहा हूं, लिखने की जगह था मैं। एक क्वेश्चन में हम ऑलरेडी 5-6 रूल रिवाइज कर चुके हैं।
और आगे चीजें आएंगी और रूल्स रिवाइज करेंगे, ठीक है, यही मजा है पढ़ने का। आई, तो मैंने क्या बोला कि आइदर के बाद और होना चाहिए था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो प्रीपोजिशन आया, जो प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आया है, इसके बाद भी वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। ये कोइंसिडेंस है कि दोनों जगह ऑन है, जरूरी नहीं हर जगह पे ऑन होगा। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ ऑन हो, यहाँ इन हो, यहाँ विथ हो, यहाँ टू हो, ऐसे चलता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, आइदर ऑन स्टेटमेंट्स और ऑन दोज। दोज किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे दोज किसके लिए आ रहा है, सोचो एक मिनट के लिए रुक कर। यहां पे बोला जा रहा है और दोज सबमिटेड बाय द डिफेंस काउंसिल, मतलब ये स्टेटमेंट्स के लिए यूज किया जा रहा है कि ना ही उसके स्टेटमेंट्स पे उसे भरोसा है और ना ही उन स्टेटमेंट्स पे जो डिफेंस काउंसिल ने सबमिट किए है, ठीक है। यहां कहीं पे भी एरर नहीं मिल रहा। क्या ये नो एरर का सवाल था? नहीं, नो एरर का सवाल नहीं था। अगर आपने इस चीज को ठीक से पढ़ा है तो आपको समझ में आया होगा। लिखा है आइदर ऑन हिज स्टेटमेंट्स। अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि हिज स्टेटमेंट्स जो लिखा था, इसमें ये हिज किसके लिए आ रहा था? सोचो एक मिनट के लिए। लिखा है कि ये जूरी को बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो उसके स्टेटमेंट के ऊपर रिलाय कर सके। उसके किसके? कौन स्टेटमेंट देने आया था? जहां तक हमें सेंटेंस समझ में आया, द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेसेस की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? विटनेसेस की। तो स्टेटमेंट, किसके स्टेटमेंट भरोसा ना करने की बात हो रही है? विटनेसेस की। अच्छा, विटनेसेस तो आपको देखकर ही लग रहा होगा कि प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल है और हमने इसके लिए हिज यूज किया है, तो बताओ गलत है या नहीं है? 100% गलत है। क्या होना चाहिए था इसकी जगह पे? देयर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? देयर होना चाहिए था। तो एरर कहां पर है? एरर है यहां पे लिखा था हिज स्टेटमेंट्स, होना क्या चाहिए? देयर स्टेटमेंट्स। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? यहां पे हिज के जगह पे देयर होगा। आई होप मैंने जितनी बातें बताई हैं वो सब आप तक पहुंची और आपके कई सारे रूल्स इस क्वेश्चन से रिवाइज हुए, ठीक है। देखो, बताने को तो मैं ये भी बता सकता था कि डायरेक्टली देख लो यहाँ पे एरर है। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले बार में एरर मिल गया है, या ऐसे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है, 2x स्पीड पे देखिए वीडियो, ठीक है। टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। अगर आता है चीज तो फिर क्यों इतना स्लो पढ़ना? 2x स्पीड पे करके देखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है? टेस्टिमनी का मतलब होता है कोई भी एक फॉर्मल या रिटन स्टेटमेंट, जिसे हम हिंदी में गवाही कहते हैं। काउंसिल दो तरीके से यूज किया जाता है। जब ये नाउन की तरीके से यूज किया जाए, इसका मतलब सलाह होता है। जब ये वर्ब की तरीके से यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है किसी को सलाह देना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब आ गया हमारे लिए सिनोनिम का सवाल, ठीक है। सिमिलर मीनिंग पूछा जा रहा है। वर्ड है सुपरसीलियस। क्या वर्ड है? सुपरसीलियस। अब देखो, सुपरसीलियस क्या होता है? इस वर्ड को ना आप सुपर वर्ड से याद रखना, ठीक है। और सुपर के लिए कनेक्ट कर लेना इसको ऊपर से। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बाकी लोगों से सुपर या अपने आप को क्वालिटी में बाकी लोगों से ऊपर समझता हो, ठीक है। जैसे वो अपने वो वाला मीम देखा है ना कि तुम सब कीड़े मकोड़े हो मेरे सामने, ये वाला चलता है ना, कीड़े मकोड़े हो तुम मेरे सामने। अगर मेरे अंदर ये वाला एरोगेंस आ जाए या ये वाला एटीट्यूड आ जाए कि मैं इतना महान हूं कि मेरे सामने सारे के सारे कीड़े मकोड़े हैं, तो फिर मैं सुपरसीलियस हूं। क्या आपको मीनिंग समझ में आ गया इसका? अब इन्हीं सेंस में आपसे पूछा गया है कि क्या इसका सिमिलर मीनिंग हो सकता है, क्या इसका सिनोनिम हो सकता है? क्या एरोगेंट हो सकता है? हाँ जी, एरोगेंट तो हो सकता है। एरोगेंट का मतलब अकड़ू होता है। एमोरल, एमोरल का मतलब होता है कि जिसकी कोई मोरालिटी नहीं है, ना वो मोरल है ना वो इमोरल है, मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मैं सोच ही नहीं रहा हूं इस बारे में कि मैं सही हूं कि गलत हूं, मेरे लिए मैटर ही नहीं करता वो, तो उसे एमोरल कहा जाता है। तो ये तो मीनिंग नहीं हो सकता। बारबेरियन हम अनसिविलाइज्ड को कहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सामाजिक ढंग नहीं है बैठने का, बोलने का, चलने का, उसको बारबेरियन कहा जाता है। तो ये भी मीनिंग नहीं है। सबमिसिव का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के सामने बहुत आसानी से घुटने टेक दे, या कोई भी ऐसा इंसान जो दूसरों के सामने बहुत जल्दी झुक जाए। तो ये मीनिंग भी नहीं है। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। सुपरसीलियस का मतलब क्या होता है? बिहेविंग और लुकिंग एज दो वन थिंक्स दे आर सुपीरियर टू अदर्स। ऐसे बिहेव करना कि जैसे आप किसी से सुपीरियर है। सबमिसिव का मतलब होता है किसी व्यक्ति के सामने बहुत आज्ञाकारी होना। आगे बढ़े। लिखा है कि नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर मेंटोर्स इंसिस्टेड that the proposal be revised before it was circulated lest it meets with unnecessary criticism from external reviewers। लिखा हुआ है कि ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि उनके जो मेंटोर्स थे उन्होंने भी इंसिस्ट किया कि प्रपोजल जो है उसे रिवाइज किया जाए इससे पहले कि उसे सर्कुलेट करना है। सर्कुलेट करने से पहले प्रपोजल को रिवाइज किया जाए। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें बेफालतू में कोई क्रिटिसिज्म हो बाहर के रिव्यूअर्स की वजह से, ठीक है। मतलब बाहर के रिव्यूअर्स जो है वो बेफालतू इसे क्रिटिसाइज करें, ये नहीं होना चाहिए।
तो लिखा है कि लेस्ट इट मीट्स विद अननेसेसरी क्रिटिसिज्म। अब देखो लेस्ट के साथ ना दो रूल हमेशा याद रखना। रूल नंबर 1, लेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसके साथ कभी नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है हमें, ठीक है। आपको हमेशा इसके बाद अवॉइड करना चाहिए निगेशन को, ठीक। दूसरा, अगर आप लेस्ट यूज कर रहे हो तो मोर ऑफन देन नॉट, ऐसा एब्सोल्यूट रूल नहीं है, पर मोर ऑफन देन नॉट इसके बाद शुड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? शुड का, ठीक है। जैसे ठीक से चलो, कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ठीक है। तो क्या करना है आपको? लेस्ट के बाद हमेशा शुड का इस्तेमाल करना है, ध्यान रखना है। दूसरा, इसके बाद ऐसा मत कर देना यू शुड नॉट फॉल, वो गलत हो जाएगा। आते ऑप्शन पे, लिखा लेस्ट इट मीट्स विथ अननेसेसरी क्रिटिसिज्म, यहां कहीं शुड नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा। लेस्ट इट मेट, ये तो पास्ट टेंस चला गया, शुड नहीं है। लेस्ट इट शुड मीट, लेस्ट इट शुड हैव मेट, शुड हैव मेट क्यों करेंगे हम लोग? शुड हैव, देखो कहीं पे भी ना किसी लिखने की जगह कम है, कहीं पे भी अगर हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं, शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो ये पास्ट के ना रिग्रेट को शो करता है। जैसे मान लो कि मैं कहीं फंस गया और मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया और अब तुम नाराज हो रहे हो कि तुम कहीं फंस गए थे तो मुझे कॉल करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं कह रहा हूं कि आई शुड हैव कॉल्ड यू, मुझे तुम्हें कॉल करना चाहिए था, ठीक है। अब घटना बीत चुकी, मैं फंस गया, मैं बाद में अफसोस कर रहा हूं कि मुझे तुम्हें कॉल करना चाहिए था, तो वहां आई शुड हैव कॉल्ड यू का इस्तेमाल होता है। अभी जो मैंने आपको सेंस बताया उसमें मैंने बोला शुड का इस्तेमाल किया जाता है, ये पास्ट के रिग्रेट की बात नहीं है, तो शुड हैव का इस्तेमाल नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 ईडियम है, लिखा है टू राइड रफ शॉट ओवर समवन। कुछ कुछ ऐसा ही मीनिंग है जो अभी जस्ट हमने पढ़ा था सुपरसीलियस में। सुपरसीलियस में हमने क्या पढ़ा था? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है ना, कुछ कुछ ऐसा ही व्यक्ति। टू राइड रफ शॉट एक्चुअली वर्ब की तरह यहां पे यूज किया जा रहा है। इसका मतलब होता है कि समझना, कंटेक्स्ट समझना, क्योंकि मैं चाहता हूं ये वर्ड आपको यहीं याद हो जाए। कंटेक्स्ट समझना कि मुझे जो करना है वो करना है, इससे अगर तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब मैंने जो डिसाइड किया या मेरा जो काम है मैं वो करूंगा, इससे तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप जब किसी को लेके इनडिफरेंट एक्ट करने लगते हो कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम है मेरी नहीं, वैसे केस में आप इस इडियम को यूज कर सकते हो, टू राइड रफ शॉट ओवर समवन, ठीक है। अब आ जाओ ऑप्शन पे क्या लिखा है, टू ट्रीट समवन हार्शली और डोमिनियर ओवर देम, किसी व्यक्ति को बहुत हार्शली ट्रीट करना या उसके ऊपर एक कब्जा बना लेना हो सकता है। टू गिव समवन अनड्यू प्रेफरेंस, किसी को बायस्ड होकर किसी को ज्यादा प्रीफर करना, नहीं ये तो नहीं होगा। टू अंडर एस्टिमेट समवन्स पोटेंशियल, अंडर एस्टिमेट करने की बात नहीं है। टू सीक्रेटली प्लॉट, किसी के खिलाफ साजिश करना, ये भी नहीं है। आंसर क्या है? किसी को बहुत हार्शली ट्रीट करना। अब मैं यहीं पे याद भी करा देता हूं आपको, ये राइड करने की बात किसके लिए हो रही है? घोड़े के लिए हो रही है, हॉर्स के लिए हो रही है। तो क्या किया जाता है ना कि जो घोड़े की जो नाल ठुकना का मतलब समझते हो, कि घोड़े का जो पकड़ है, ग्रिप जो है जमीन पर, वो ठीक से बने, इसकी वजह से उसके पांव में ना नाल ठोक दिया जाता है, जिसे कील की मदद से ठोका जाता है। सोचो यार, तुम एक जानवर के पैर में कील ठोक रहे हो, एक लिटरल सेंस में कील ठोक रहे हो, कितना दर्द होता होगा। लेकिन हमें किस बात से मतलब है कि इसके पांव में कील लग जाएगी तो ये बहुत लंबे समय तक मेरा साथ देगा, बहुत लंबे समय तक ये रोड पे मुझे ढोकर लेके जाएगा। जिसका मतलब है हम तो यही कर रहे हैं ना कि अपने काम के लिए तुम्हें दर्द हो तो हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं टू राइड रफ शॉट ओवर समवन। क्लियर है? मीनिंग लिखा हुआ है यहां पर, पढ़ लेना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। ये क्या सवाल है? ये एक्टिव पैसिव वॉइस का सवाल है, बहुत लंबा सा सवाल है, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। लिखा है हु कुड हैव परसुएडेड, परसुएड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को मनाना, बोलकर कन्विंस करना। हु कुड हैव परसुएडेड टू ऑथराइज सच अ कंट्रोवर्शियल पॉलिसी, किसने मनाया होगा ऐसे किसी कंट्रोवर्शियल पॉलिसी को ऑथराइज करने के लिए। एक्सपोजिंग नॉट ओनली हिज पॉलिटिकल स्टैंडिंग बट ऑल्सो द ट्रस्ट ऑफ इट्स सपोर्टर्स, जिससे न ही सिर्फ उसके पॉलिटिकल स्टैंडिंग्स एक्सपोज हो गए बल्कि उनके जो सपोर्टर्स हैं उनका ट्रस्ट भी एक्सपोज हो गया, विदाउट बीइंग assured of substantial evidence by the investigative committee, इस बात से निश्चिंत हुए बिना कि वो जो एविडेंस है, जो सब्सटेंशियल मतलब कुछ खास बहुत एविडेंस मिला है इन्वेस्टिगेटिव कमिटी के द्वारा।
ये इसका हिंदी मतलब था। अब आइए, हमें पैसिव करना है, बहुत आसान है, बार बार कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, हमेशा नरेशन और वॉइस बनाने में खाली वर्ब देखो और कुछ नहीं। क्या लिखा हुआ है? हु कुड हैव परसुएडेड, कुड हैव यहां का मॉडल है, परसुएडेड यहां का V3 है, मॉडल परफेक्ट है प्लस V3 है, तो कैसे बनता है ये मॉडल का? तो मॉडल छूटेगा, प्लस बिन होगा, राइट, प्लस V3 होगा। बिन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे हैव लिखा हुआ है, जिसका मतलब है होना चाहिए कुड हैव बीन परसुएडेड, यही होना चाहिए था ना, कुड हैव बीन परसुएडेड। दूसरा, हु से हमारा सवाल स्टार्ट है, तो जब हम इसको पैसिव करेंगे तो बाय हुम से बनेगा। आइए, बाय हुम, बाय हुम, हु, बाय हुम, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बाय हुम सच अ कंट्रोवर्शियल पॉलिसी कुड हैव बीन परसुएडेड। क्या हो रहा है, प्लीज मेरी बात को समझना, क्या हो रहा है यहां पर? पहले हमने लिख दिया सब्जेक्ट को और बाद में लिख दिया वर्ब को। अब मैं आपके सामने सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिख के दिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं राम इज माई फ्रेंड। अब आप अपने समझ से बताओ कि यहां फुल स्टॉप लगेगा कि क्वेश्चन मार्क? ऑब्वियसली फुल स्टॉप। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे क्वेश्चन मार्क चाहिए, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर इसको इज राम कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। विच मीन्स कि राम इज माई फ्रेंड को अगर मैं इज राम माई फ्रेंड बना दूं तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा ना। अब समझना हो क्या रहा है, पहले आ रहा है वर्ब और बाद में आ रहा है सब्जेक्ट, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यहां पे भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। फिर ये स्ट्रक्चर कैसा लगा? क्या होना चाहिए था? वर्ब प्लस सब्जेक्ट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? तो बताओ ये वाला भी गलत है या नहीं? दो ऑप्शन कट गया। आ जाइए, अब बी और डी में देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। लिखा है बाय हुम कुड सच अ कंट्रोवर्शियल पॉलिसी हैव बीन परसुएडेड। इसमें है बाय हुम कुड हैव बीन सच अ कंट्रोवर्शियल पॉलिसी। आंसर मिल गया कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ये बात आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि जब भी हम कभी ऐसी चीजों को लिखते हैं, कुड हैव बिन या इस तरीके की चीजों को, तो हमेशा कैसा लिखा आता है? कुड के बाद लिखा सब्जेक्ट, मतलब मॉडल लिखा, मॉडल के बाद सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद बिन प्लस V3 लिखा, ऐसे लिखा जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, लिख रहा हूं, इधर क्लीन कर रहा हूं, लिखने की जगह कम है, लिखने की जगह बहुत कम है इसमें। कैसे लिखते हैं? बाय होम वुड हैव बिन ही अरेस्टेड। क्या ये सही है? या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, बाय होम वुड ही हैव बिन अरेस्टेड। कौन सा सही है? ऑब्वियसली दूसरा वाला। कैसे लिखते हैं? मॉडल लिखा, सब्जेक्ट लिखा, यहां पे क्या हुआ था देखना, मॉडल परफेक्ट V3 सब साथ में और उसके बाद सब्जेक्ट। गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? ये अगर आप आपने इस तरीके के सवाल अगर नहीं किए तो एटलीस्ट आपने रीडिंग किया होगा, जहां से आपको एक सेंस डेवलप जरूर हो गया होगा कि इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, बाकी अगर नए पहली बार देखा है तो नोट भी कर लेना उसको। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। लिखा है वर्ड है इम्पेक्यूनिवस। इम्पेक्यूनिवस का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही जर्जर स्थिति में हो, बहुत ही ज्यादा गरीब हो, जिसके लिए आपने डेस्टिट्यूट पढ़ा है, डेस्टिट्यूट पढ़ा है, जिसके लिए आपने पॉपर पढ़ा है ना, अंडर प्रिविलेज्ड पढ़ा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन की बहुत कमी हो, बहुत गरीब व्यक्ति हो, उसको हम लोग इम्पेक्यूनिवस कहते हैं। आपसे अपोजिट पूछा गया था। पेनीलेस का मतलब होता है जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ये तो सिनोनिम हो जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। एफ्लुएंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा सिद्ध हो, मतलब जिसके पास अच्छा खासा आमदनी, अच्छा खासा पैसा हो। डेस्टिट्यूट मतलब होता है गरीब, ये अगेन सिनोनिम है। हेल्दी का मतलब होता है जिसकी हेल्थ अच्छी हो, तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ये सिनोनिम है। आंसर हमसे एंटोनिम पूछा गया था, आंसर कौन सा होगा? एफ्लुएंट। इम्पेक्यूनिवस हैविंग लिटिल और नो मनी, जिसके पास पैसे ना हो। एफ्लुएंट जिसके पास बहुत पैसे। रिबेलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो भी जहां का संविधान, कानून, जो भी बोलो आप, उसके खिलाफ काम करे, या फिर जो भी अथॉरिटी है, पावर में है, उसके खिलाफ काम करे, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको गेटो कहते हैं? नहीं, गेटो नहीं कहते। गेटो हम कहते हैं उस जगह को जहां पे गरीब वगैरह रहते हैं, जिसको हम झुग्गी झोपड़ी कहते हैं ना, उसको गेटो कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अगला वर्ड है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट किसको कहा जाता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हथियार उठा ले सरकार के खिलाफ, या जो अपोज करे सरकार की पॉलिसीज को। ये तो ठीक लग रहा है। अगला वर्ड है इंप्यूडेंट। इंप्यूडेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बदतमीज है, उसको इंप्यूडेंट कहते हैं। ये तो नहीं पूछा गया था।
अगला वर्ड है फायर। फायर का मतलब होता है वो जगह जहां पे आप किसी भी व्यक्ति को वेलकम करने के लिए रखते हैं, तो ये तो जगह कमरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। आइए देख लीजिए, गेटो का मतलब क्या होता है? किसी भी शहर का हिस्सा जो कि जहां झुग्गी झोपड़ी हो, ठीक है। इंसर्जेंट एक ऐसा व्यक्ति जो कि विद्रोही हो। इंप्यूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंप्यूडेंट का मतलब क्या होता है? इंसोलेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही बेशर्म किस्म का हो। पॉइंट एक एंट्रेंस हॉल जहां पे किसी को भी व्यक्ति को वेलकम के लिए रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। मतलब चार वर्ड है डिफरेंट डिफरेंट, उसमें से 3 की स्पेलिंग सही है, एक की स्पेलिंग गलत है। आपसे पूछा जा रहा है गलत वाले की स्पेलिंग बताइए। कंसेंसस सही लग रहा है। प्रिविलेज मिल गया आंसर। प्रिविलेज में डी कब से आने लगा भाई साहब? प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या होती है? PRIVILEGE। LEDGE कहां से आ जाएगा? आंसर मिल गया। एक्नॉलेजमेंट, एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग याद रखना, 2 बार R और 2 बार S होता है इसमें, है ना। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकार करना। वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे एक बार। Question number 9. Neither the central bank's revised guidelines on liquidity management nor the finance ministry's supplement fiscal measures have been successful in stabilizing the volatile currency markets over the past quarter. लिखा है, ना ही सेंट्रल बैंक के रिवाइज्ड गाइडलाइंस लिक्विडिटी मैनेजमेंट के ऊपर, ना ही फाइनेंस मिनिस्ट्री का सप्लीमेंट्री फिजिकल मेजर्स जो है वो सक्सेसफुल रहा है स्टेबलाइज करने में वोलाटाइल करेंसी मार्केट को पिछले क्वार्टर में। आइए एक एक करके अलग करते हैं। सबसे पहली चीज जो चेक करनी है वो ये है कि नाइदर के बाद नॉर होना चाहिए। सही है, नाइदर के बाद नॉर होना चाहिए है। दूसरा, इमीडिएटली चेक कीजिएगा, नाइदर के बाद अगर कोई नाउन है तो नॉर के बाद भी नाउन होगा, नाइदर के बाद कोई वर्ब है तो नॉर के बाद भी वर्ब होगा। मतलब थ्योरी ऑफ पैरेललिज्म कहता है दोनों बराबर की चीजें होनी चाहिए, तो ये तो ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री सप्लीमेंट्री फिस्कल मेजर्स नाउन है, द सेंट्रल बैंक रिवाइज गाइडलाइंस नाउन है, ये चीज बिल्कुल ठीक है। अब आ जाइए एक एक करके एरर ढूंढते हैं। नीदर द सेंट्रल बैंक्स रिवाइज्ड गाइडलाइंस, सही है यहां तक। ऑन लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ऑन क्या है? प्रीपोजिशन, उसके लिए क्या नाउन आ रहा है? मैनेजमेंट। नॉर द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज सप्लीमेंट्री फिस्कल मेजर्स, नॉर आया है, उसके बाद क्या लिखा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का सप्लीमेंट्री फिस्कल मेजर्स, ऑब्जेक्ट आया, बिल्कुल सही है। लिखा है हैव बीन सक्सेसफुल। अच्छा, जब भी हम किसी चीज को नाइदर नॉर के साथ जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा किसको फॉलो करता है? सेकंड वाले को। आपने सुना होगा कि जब भी किसी दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा जो नियरेस्ट नाउन है उसको फॉलो करेगा। तो नियरेस्ट नाउन क्या है? मेजर्स लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? मेजर्स प्लूरल है ना ये। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल। तो देखो हैव लिखा हुआ है, हैव बीन सक्सेसफुल, बिल्कुल सही है। इन स्टेबलाइजिंग, इन स्टेबलाइजिंग क्या लिख दिया? स्टेबलाइजिंग, है ना। क्या होगा यहां पर? इन क्या है? एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या करता है? अपने साथ हमेशा जेरेंड लेता है जो उसका ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ये प्रीपोजिशन था, इसके साथ क्या आएगा? जेरेंड आएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। क्या स्टेबलाइज करने की बात हो रही है? अगर मैं आपसे पूछूं इन स्टेबलाइजिंग व्हाट, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कोई नाउन या कोई प्रोनाउन होता है। देख लेना, वोलेटाइल करेंसी यहाँ का ऑब्जेक्ट है, करेंसी मार्केट्स ओवर द पास्ट क्वार्टर। कहीं कोई एरर मिला क्या? कोई एरर नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नो है। बढ़िया सवाल, फिर से नो एरर अगर मिलेगा तो सवाल बढ़िया ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है। लिखा, हैड द ऑथोरिटीज हीडेड द रिपीटेड वार्निंग्स ऑफ द इन्वायरमेंटलिस्ट। अगर ऑथोरिटीज ने जो रिपीटेड वार्निंग है इन्वायरमेंटलिस्ट का, उसके बारे में उस पर ध्यान दिया होता, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, उस पर अगर ध्यान दिया होता, द डिवास्टेशन वुड नॉट हैव बीन एन एक्सटेंसिव एज इट इज विटनेस टुडे इन द फ्लड हिट रीजन। लिखा हुआ है कि जो बर्बादी हुई है, जो डिवास्टेशन हुआ है, वो इतना ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं होता, इतना ज्यादा नहीं होता जो आज हमने विटनेस किया है बाढ़ जहां पे आई है उस रीजन में। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा थर्ड कंडीशनल है क्योंकि हैड से स्टार्ट है। तो हमने क्या पढ़ा था? इफ के बाद अगर इफ के बाद हैड हो, माने कि अगर थर्ड कंडीशनल हो तो आगे जाके वुड हैव प्लस V3 लगता है। देख लेना, वुड हैव V3। ठीक है, वुड नॉट हैव बीन, वुड हैव V3, वुड नॉट हैव बीन, वुड हैव V3, वुड नॉट बी कहां से आया? हैव होना चाहिए था, ये आंसर नहीं हो सकता, एक ऑप्शन हमने काट दिया। आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि had the authorities heeded the repeated warning of environmentalists, the devastation, सब्जेक्ट है यहां का, would not have been as extensive as it is। यहां पे it क्यों लिखेंगे? हम तो ऑलरेडी सब्जेक्ट लगा चुके हैं ना। सब्जेक्ट क्या है? डिवास्टेशन।
द डिवास्टेशन वुड नॉट हैव बीन एज एक्सटेंसिव एज इज विटनेस टुडे हो सकता है। डिवास्टेशन के लिए फिर हम इज लगाएंगे। एक्चुअली सेंटेंस क्या है कि द डिवास्टेशन वुड नॉट हैव बीन एज एक्सटेंसिव एज इट इज विटनेस टुडे, लेकिन अगर हम ये इट को लिखेंगे तो डिवास्टेशन भी सब्जेक्ट है और इट भी सब्जेक्ट है, जबकि हम इसी के लिए लगाना चाह रहे हैं तो रिपीट नहीं हो जाएगा। हमने बार बार पढ़ा है कि नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन यूज किया जाता है, और अगर जरूरत पड़े तो हम प्रोनाउन भी नहीं यूज करते। तो यहां पे जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे द डिवास्टेशन सब्जेक्ट को कॉमन निकाला गया है। इसका मतलब है यहां पे इट यूज करने की जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर रहा है इसमें, तो नो इंप्रूवमेंट भी आंसर नहीं होगा। आ जाइए, लिखा है कि एज would not have been as extensive as is witness today हो सकता है, would not have been as extensive as witness today, witness तो V3 है, इसके साथ तो हमें कोई ना कोई वर्ब का फॉर्म चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। Her remarks were so dash that many in the audience felt personally dash, ठीक है, लिखा है उसकी जो बातें थी वो इतनी डैश थी कि बहुत सारे ऑडियंस में ऐसे लोग बैठे थे जिन्होंने पर्सनली डैश महसूस किया। आई कुछ वर्ड्स यहां पे यूज किए गए, जैसे कि सबसे पहले है ऑफेंसिव, हिंदी मतलब होता है अपमानजनक, है ना। एफ्रंटेड मतलब होता है अपमानित, इंसल्टेड। ऑफिशियस मतलब होता है इंटरवीन, यहां लिख रहा हूं इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। डिलाइटेड मतलब होता है हैप्पी, खुश। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के दो मतलब होते हैं, एक तो पर्पस के लिए ऑब्जेक्टिव यूज किया जाता है, और दूसरा अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो उसे भी हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑनर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्टेड। वेलकम का मीनिंग आप समझते हैं। अब हम एक एक करके बिठा के देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं। उसके रिमार्क्स इतने, अच्छा एक वर्ड छूट गया ना, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है वेग, बहुत बार पढ़ा है, धुंधला। उसके रिमार्क्स इतने धुंधले थे कि ऑडियंस को बड़ा वेलकम फील हुआ। कोई सेंस है इस बात का? उसके रिमार्क्स धुंधले थे तो ऑडियंस वेलकम कैसे फील करेगी? गलत है। उसके रिमार्क्स इतने न्यूट्रल थे कि ऑडियंस को बड़ा ही सम्मानजनक फील हुआ। कोई लिंक नहीं बैठ रहा। आप रिमार्क्स को अगर न्यूट्रल बोलोगे तो उससे ऑडियंस ऑनर्ड कैसे फील करेगी? गलत है। हिज रिमार्क्स वर सो ऑफिशियस, उसके रिमार्क्स इतने इंटरवीनिंग थे, मतलब इतने घुसने वाले थे कि ऑडियंस को मजा आ गया। कोई सेंस नहीं है। उसके रिमार्क्स इतने अपमानजनक थे, इतने ऑफेंसिव थे कि ऑडियंस को बड़ा अपमानित फील हुआ, बड़ा ही डिसरेस्पेक्टेड और बड़ा ही इंसल्टेड फील हुआ। इसका सेंस बन रहा है ना कि उसके रिमार्क्स जो थे वो बहुत ऑफेंसिव थे, जिसकी वजह से जो ऑडियंस है उन्होंने कैसा फील किया? बहुत एफरेंटेड फील किया, बहुत अपमानित फील किया। आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। कंप्लीटली ये वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके पढ़ लेना एक बार। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। लिखा है कि द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम हैज बीन डिबेटेड ग्लोबली इन रिसेंट ईयर्स। लिखा है कि जो आइडिया है ना यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, हाल फिलहाल में उसमें पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा डिबेट चला। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति को मिनिमम इतने पैसे मिलने ही मिलने हैं, ठीक है, वो काम करे ना करे, अमीर हो गरीब हो, इतने पैसे तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। पी में लिखा हुआ है क्रिटिक्स हाउएवर आर्ग्यू दैट इट मे डिस्करेज पीपल फ्रॉम सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। जो आलोचक है इसके वो ये कहते हैं कि इसकी वजह से लोग जो है ना वो काम धंधा करना छोड़ देंगे। क्यों में लिखा हुआ है प्रोपोनेंट्स। प्रोपोनेंट्स का मतलब होता है जो किसी चीज के समर्थन में बोलते हैं। प्रोपोनेंट्स सी इट एज अ वे टू इंश्योर अ सेफ्टी नेट इन टाइम्स ऑफ ऑटोमेशन एंड जॉब लॉस। जो इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसको एक सेफ्टी नेट की तरह देखते हैं, जो कि जॉब लॉस, किसी की नौकरी अगर चली जाए या चीजें ऑटोमेट अगर हो जाए तो उन सब चीजों से लोगों को बचाएगा। पायलट प्रोग्राम्स इन डिफरेंट कंट्रीज हैव यील्डेड मिक्स्ड रिजल्ट्स। जो पायलट प्रोग्राम्स अलग अलग देश के हिस्सों में चलाए गए थे उसको वो बड़े मिक्स्ड रिजल्ट उसने दिए थे। इट कुड पोटेंशियली रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू मिलियंस। ठीक है, लिखा हुआ है कि इससे गरीबी कम हो सकती है, ठीक है, और साथ ही साथ में ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा बहुत सारे लोगों को, मिलियंस को। S6 में येट द फिजिबिलिटी ऑफ फंडिंग सच अ स्कीम रिमेन्स अ कंटेंशियस इशू। लेकिन फिर भी ये इस तरीके की स्कीम को, जो ऑब्वियसली इसके लिए फंडिंग चाहिए, तो इस तरीके की जो स्कीम है ना उसके लिए जो फंडिंग चाहिए वो एक मुद्दा बना हुआ, एक कंटेंशियस इशू, झगड़े का कारण बना हुआ है। आई कंटेक्स्ट समझ गए आप? कंटेक्स्ट ये है कि कहा जा रहा है कि एक आइडिया है जो पूरी दुनिया में चल रहा है, वो ये है कि हर व्यक्ति को मिनिमम इतने पैसे मिलने ही मिलने हैं, ठीक है, सरकार की तरफ से मिलेंगे, ठीक है। अब उससे कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें वो सारी पैसेज में डिस्कस की गई है। हमें पूछा गया इसको अरेंज करना है तो कैसे करेंगे, आइए हम अरेंज करके देखते हैं।
लिखा है द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम हैज बीन डिबेटेड ग्लोबली। पी में क्रिटिक्स हाव एवर का मतलब होता है हालांकि। इसका इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब इससे पहले कोई बात कही गई हो, कोई स्टेटमेंट कहा गया हो। मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं, आई एम वेरी गुड एट स्टडीज, हाव एवर आई फेल्ड इन द लास्ट एग्जाम। हाव एवर का मतलब होता है हालांकि मैं पिछले एग्जाम में फेल कर गया। तो ये हालांकि मैं पिछले एग्जाम में फेल कर गया, हम सेंटेंस को यहां से थोड़ी शुरू कर सकते हैं, कोई मीनिंग नहीं बनेगा। तो पी से तो स्टार्ट नहीं है, और आपको दिख रहा हो कोई ऑप्शन है पी से स्टार्ट नहीं है। क्यों में लिखा है प्रोपोनेंट सी इट एज अ वे टू इंश्योर अ सेफ्टी नेट। जो इसके एडवोकेसी जो करते हैं उनका ये मानना है कि एक सेफ्टी नेट की तरह काम करेगा। पायलट प्रोग्राम्स इन डिफरेंट कंट्रीज हैव यील्डेड मिक्स्ड रिजल्ट। पायलट प्रोग्राम्स जो बहुत सारे देशों में चलाए गए थे उसके मिक्स्ड रिजल्ट्स आए हैं। एस में कहा जा रहा है इट कुड पोटेंशियली। अब बताइएगा इट किसके लिए आ रहा है, पता नहीं। अगर हमने एस से स्टार्ट किया तो हमें कभी ये पता चलेगा कि इट किसके लिए आ रहा है, नहीं आएगा ना। इसका मतलब एस वाला तो आंसर नहीं हो सकता। आर में लिखा हुआ है पायलट प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में चलाए जा रहे हैं लेकिन मिक्स्ड रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। यहां से शुरू हो भी सकता है और नहीं भी। बाकी दोनों ऑप्शन क्यू से स्टार्ट होते हैं। एक बार क्यू जरा बैठा के देख लो। तो प्रोपोनेंट्स जो इसके समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि ये सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, और आपको दिख रहा होगा क्यू के बाद एस है दोनों में। क्यू के बाद एस है, एस में क्या लिखा था, इट कुड। अच्छा, हमने अगर क्यू के बाद एस लगाया तो इट का मीनिंग भी डिफाइन हो गया ना। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। तो लिखा है कि इट कुड पोटेंशियली रिड्यूस पॉवर्टी, इससे गरीबी कम हो सकती है और ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये तो अब पक्का होगा क्यू के बाद एस होगा, यहां क्यू के बाद पी था, गलत है। अब है कि पी आर होगा या आरपी होगा। अच्छा देखो, यहां पे बोला गया था डिबेटेड ग्लोबली और यहां बोला जा रहा है मिक्स्ड रिजल्ट, जिसका मतलब है आर के पहले कोई मिक्स्ड रिजल्ट की बात हुई होगी। लेकिन अगर आप क्यू और एस को देखेंगे इसमें दोनों में अच्छी बात बताई गई है, इस प्रोजेक्ट का फायदा क्या है। तो बीच में जो लाइन मिसिंग है उसमें कुछ नेगेटिव होना चाहिए। तो पी में देखो लिखा हुआ था कि लेकिन क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि इससे लोग रोजगार कम कर देंगे। और एस में और आर में बोला जा रहा है कि भैया ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आइडिया है, इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपनाया भी गया है, बहुत सारे जगह पे लगाया भी गया है और इसके मिक्स्ड रिजल्ट आ रहे हैं, मिला जुला रिजल्ट हो रहा है। जिसका मतलब है क्या बैठेगा, क्यू, क्यू के बाद क्या बैठेगा एस, एस के बाद क्या बैठेगा पी और पी के बाद क्या बैठेगा आर, पी आर। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े। फिजिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज की व्यावहारिकता, वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ही सेड टू हिज सबऑर्डिनेट, उसने अपने सबऑर्डिनेट से कहा, शुड द रिपोर्ट्स नॉट बी सबमिटेड बाय टुमारो, अगर कल तक रिपोर्ट सबमिट नहीं होता, यू विल ऑल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर नेग्लिजेंस, आप सबको नेग्लिजेंस के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लिखा हुआ है अगर कल तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ आप सबको नेग्लिजेंस के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। क्या ये बात आपको पता है कि ये फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस है? अभी तो नहीं, पर पहले इंग्लिश में फर्स्ट कंडीशनल के लिए शुड से भी हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। कैसे पता चला मुझे, यहां पे देखना विल लिखा हुआ था, ये हमें बता रहा है कि ये फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस है। तो एक्चुअली सेंटेंस क्या रहा होगा कि इफ द रिपोर्ट्स शुड नॉट बी, या ये शुड तो हो जाएगा बहुत फॉर्मल सेंस में। अगर हम इनफॉर्मल में बोले तो क्या होगा, इफ द रिपोर्ट्स आर नॉट सबमिटेड बाय टुमारो, यही होगा। क्योंकि हम लोग हमेशा जो इफ क्लॉज है फर्स्ट कंडीशनल का उसको हम लोग प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, ठीक है, V1 या V5 में रखते हैं। तो क्या होना चाहिए था कि इफ द रिपोर्ट्स आर नॉट सबमिटेड आ जाएगी। लिखा ही टोल्ड इट सबऑर्डिनेट्स। अच्छा यहाँ पे टुमारो लिखा होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। टुमारो किस में चेंज होता है, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में। यहाँ लिखा हुआ है द नेक्स्ट डे, यहाँ लिखा हुआ द फॉलोइंग डे, यहाँ लिखा टुमारो, टुमारो को टुमारो नहीं छूट सकता। यहाँ लिखा हुआ है टुमारो, टुमारो को टुमारो नहीं छूट सकता। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, या फिर क्या आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। लिखा ही टोल्ड इट सबऑर्डिनेट्स दैट इफ द रिपोर्ट्स वर नॉट सबमिटेड, बिल्कुल सही है। अभी जस्ट मैंने बोला था कि आप जिसको फर्स्ट कंडीशन में अगर चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इफ द रिपोर्ट्स आर नॉट सबमिटेड, तो आर को वर तो कर ही सकते हैं। बाय द नेक्स्ट डे दे वुड ऑल बी हेल्ड, इसमें देख लीजिए ही वार्नड हिज सबऑर्डिनेट्स दैट इफ द रिपोर्ट्स हैड नॉट बीन, हैड कहां से आया भाई, ऊपर कहीं V2 नहीं था, ऊपर कहीं हैज हैव नहीं था, तो हैड कहां से लिखेंगे, गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। एक मिनट जब मैं पानी पी लूं, ट्राई करो। अगला वर्ड क्या है, रिबार्वेटिव। रिबार्वेटिव का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव, अनप्लेजेंट, रूड या एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है अच्छे संबंध में, रूड, अनप्लेजेंट या अट्रैक्टिव।
हमसे सिनोनिम पूछा गया। देखो रिवर्बरेटिव का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो देखने में बड़ी अनप्लेजेंट सी हो, ठीक है। सिनोनिम भी क्या होगा, अनप्लेजेंट होगा। मीनिंग देख लीजिए, अनअट्रैक्टिव एंड ऑब्जेक्शनेबल, कोई ऐसी चीज जो अट्रैक्टिव नहीं है और साथ ही साथ में लोगों को ऑफेंड भी कर सकती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 15। इन एवरी एरा टेक्नोलॉजी हैज शेप्ड द वे साइंटिस्ट सोसाइटीज फंक्शन। हर एरा में टेक्नोलॉजी ने शेप किया है जिस तरीके से समाज काम करता है। पी में लिखा है वाइल द प्रिंटिंग प्रेस ट्रांसफॉर्म्ड एक्सेस टू नॉलेज, जबकि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो नॉलेज के एक्सेस को ट्रांसफॉर्म किया। क्यों में द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रीडिफाइंड लेबर एंड प्रोडक्टिविटी, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसने रीडिफाइन किया किस तरीके से लेबर काम करता है, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी काम करती है। आर में लिखा है द डिजिटल एज इन कॉन्ट्रास्ट हैज रीशेप्ड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन फ्लो, जो डिजिटल एज है कॉन्ट्रास्ट में, इसके विपरीत में उसने शेप किया है किस तरीके से कम्युनिकेशन को रीशेप किया है और इंफॉर्मेशन के फ्लो को रीशेप किया है। एस में है एंड द इंटरेस्ट नाउ कनेक्ट्स इंटरनेट नाउ कनेक्ट्स बिलियंस इन रियल टाइम अक्रॉस द ग्लोब, और अब जाके जो इंटरनेट है वो बिलियंस ऑफ पीपल को अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में एक साथ कनेक्ट कर रहा है। S6 में द ट्रेजेक्टरी ऑफ चेंज शोज नो साइंस ऑफ स्लोइंग इन द कमिंग डिकेड्स, और ये जो चेंज का जो ट्रेजेक्टरी है ना, मतलब जिस तरीके से चेंज आगे बढ़ रहा है ये कहीं से स्लो होता हुआ नहीं दिख रहा। आइए अब हमें क्या करना है भाई साहब, हमें एक एक करके इनको अरेंज करना है, ठीक है। आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुए उनके बारे में बात की गई है। लिखा है हर एरा में टेक्नोलॉजी जो है वो शेप करती है कि सोसाइटी कैसे फंक्शन करता है। लिखा है कि वाइल द प्रिंटिंग प्रेस, जबकि प्रिंटिंग प्रेस ने ट्रांसफॉर्म किया नॉलेज को। ये सही नहीं। अगर हम इसको इनिशियली बैठाएं तो जबकि का क्या सेंस है भाई, यहाँ पे कोई सेंस नहीं, तो पी से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। ये दोनों ऑप्शन काट दीजिए। अब दो ऑप्शन क्यू से स्टार्ट है, तो ये तो पक्का हो गया कि दोनों के बाद क्यू है, और आपको दिख रहा होगा क्यू के बाद पी भी है, तो ये फिक्स हो गया कि पहले क्यू होगा फिर पी होगा। क्यू में बोला गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने रीडिफाइन किया है लेबर और प्रोडक्टिविटी को। पी में बोला गया जबकि प्रिंटिंग प्रेस ने ट्रांसफॉर्म किया है नॉलेज लोगों तक कैसे पहुंचेगा उस चीज को। अब है आर में कि डिजिटल एज, इसके विपरीत इन कॉन्ट्रास्ट उसने शेप किया है कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के फ्लो को। एस में बोला गया और इंटरनेट ने अब कनेक्ट कर दिया है बिलियंस ऑफ पीपल को रियल टाइम में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अभी तक ये देखकर कि यहां पे जो इन कॉन्ट्रास्ट लिखा हुआ था इसके लिए जरूरी है कि हम इसके पहले क्यू को लिखें। क्यू में बोला गया था प्रिंटिंग प्रेस ने टेक्नोलॉजी को, नॉलेज को ट्रांसफॉर्म किया है। आर में बोला गया कि इसने नॉलेज को ट्रांसफॉर्म नहीं किया बल्कि नॉलेज को फ्लो करने का काम किया है। जहां प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज को बदला, इसने उसके विपरीत जाकर नॉलेज को फैलाया। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए था यहाँ पे आर। केवल एक ऑप्शन में क्यूपीआर देख लो, क्यूपीएस है, क्यूपीआर है, आंसर होगा। ठीक है, एस में क्या था और लास्ट में इंटरनेट ने क्या किया, इंटरनेट ने बिलियंस ऑफ पीपल को अक्रॉस द ग्लोब जो है वो इसको रियल टाइम में पहुंचाया है। आगे बढ़े। द गवर्नमेंट नीड्स टू डैश द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम। अब आप कितना रीडिंग करते हो, कितनी मूवीज देखी हैं, कितनी वेब सीरीज देखी हैं, उस पर डिपेंड करता है आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओ, क्योंकि बहुत ही यूनिक सा मैंने इसमें फ्रेजल वर्ब डाला है। ठीक है, एक आपने बहुत बार सुना होगा हॉलीवुड मूवीज अगर आप देखते हो, बीफ अप। बीफ अप का मतलब क्या होता है, किसी चीज में और ज्यादा स्ट्रेंथ ऐड कर देना, किसी चीज में और ज्यादा स्ट्रेंथ ऐड कर देना, उसको बीफ अप कहा जाता है। क्या बोला गया था कि गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को क्या करे और मजबूत बनाए, तो मजबूत बनाने के लिए बीफ अप का यूज किया जाता है। बीफ डाउन का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर कर देना। बीफ इन का मतलब होता है किसी चीज में घुस जाना। ठीक है, बीफ ओवर का मतलब होता है किसी चीज को लेकर परेशान करना। ठीक है, तो बीफ इन, बीफ अप, बीफ ओवर, बीफ डाउन, आंसर कौन सा होगा, बीफ अप। लेकिन फ्रेजल वर्ब है, बहुत सारे लोगों के लिए नया भी होगा, जो पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में ये सारा चीज डलवा दिया था। बीफ इन का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना, दखल देना किसी चीज में, अभी बताया। बीफ ओवर का मतलब क्या होता है, क्वेरल, बहस करना, झगड़ना, परेशान करना। बीफ अप का मतलब क्या होता है, मजबूत बनाना, जो हमारा आंसर भी है। और बीफ डाउन का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर कर देना, घटाना। ठीक है, जो भी मैंने बोला था आपको, वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लेना, एक बार पढ़ लेना इत्मीनान से। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है द एक्टिविस्ट वाज डिटरमाइंड टू चैलेंज द लेजिस्लेशन पास्ड विदाउट पब्लिक कंसल्टेशन। आपसे पूछा गया कि अंडरलाइन फ्रेज जो है उसका आप ये बताओ कि वो कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है।
अगर आपने सारे मॉक्स देखे हैं तो अभी तक आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ चुकी होगी कि कौन सा फ्रेज कैसे यूज किया जाता है। चूंकि मैंने पिछले मॉक में बहुत डिटेल में बताया, मैं इसमें उतना समय आपका खराब नहीं करूंगा। नाउन फ्रेज होता तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आता, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं है। प्रीपोजिशनल फ्रेज होता तो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता, वो भी नहीं है। अब देखो, अगर ये एडजेक्टिव फ्रेज है तो ये किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आएगा। अगर ये एडवर्ब फ्रेज है तो ये किसी एडजेक्टिव के बारे में, किसी वर्ब के बारे में या किसी एडवर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आएगा। अब इनिंग समझो, एक्टिविस्ट जो है वो बहुत डिटरमाइंड था चैलेंज करने को। क्या चैलेंज करने को? लेजिस्लेशन को। कौन सा लेजिस्लेशन? जो पास किया गया था बिना पब्लिक के कंसल्टेशन के, जो पास किया गया था बिना पब्लिक के कंसल्टेशन के। इसका मतलब क्या है? ये लेजिस्लेशन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, लेजिस्लेशन क्या है? नाउन है। एक हिंट है कि इसके पहले द लिखा हुआ है, आर्टिकल है, इसका मतलब ये नाउन है, और ये नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो ये क्या होगा भाई? ये एडजेक्टिव होगा कि नहीं होगा? 100% ये वाला एडजेक्टिव होगा। कौन सा फ्रेज होगा? ये एडजेक्टिव का फ्रेज होगा। आ जाइए, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, जिनको ऐसा लगा कि सर मैंने आपने बड़ा शॉर्ट में बता दिया, तो भाई आपको बता दूं, आप शायद पहली बार मॉक देख रहे हो, 3-4 मॉक इसके पहले जो पढ़ा है सब में डिटेल में समझाया है कि कौन क्या है। बार बार एक ही चीज बोलूंगा तो पुराने बच्चे बोर होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर मैं बोलूं तो स्टबर्न को, हिंदी बोलकर इंग्लिश लिख रहा हूं, कितने समझदार हूं मैं, देख रहा हूं। ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है? स्टबर्न। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो जिद्दी को ऑब्ड्यूरेट कहा जाता है। आपसे अपोजिट पूछा गया है, आ जाइए। इग्नोरेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को नजरअंदाज करता है। जिद्दी का उल्टा नजरअंदाज करना तो नहीं होगा। फ्लेक्सिबल मतलब होता है जो किसी चीज को लेकर रिजिड नहीं है, किसी चीज को लेकर जिद्दी नहीं है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब वो हर चीज को आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। मीनिंग तो सही लग रहा है, एंटरिंग तो हो सकता है। एडमेंट का मतलब होता है स्टबन, जिद्दी, स्टबन, तो ये वाला तो सिनोनिम है। अगला वर्ड है जेनरस। जेनरस का मतलब होता है दयालु, काइंड, तो ये उल्टा नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये भी नहीं हो सकता। पढ़ लेने एक बार वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया टाइप ऑफ क्लॉज बताइए। यहां पे क्लॉज यूज किया गया, आपसे पूछा गया कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या मेन क्लॉज है? लिखा है शी लेफ्ट द मीटिंग अर्ली, उसने जल्दी मीटिंग जो है वो छोड़ दिया। अगर हमसे ये अंडरलाइन पोर्शन रहता ना तो हम उसको मेन क्लॉज आंसर कर सकते हैं। ये सेंटेंस का मेन पार्ट है, मेन क्लॉज है। बाकी जिस तरीके से फ्रेज काम करता है उसी तरीके से क्लॉज भी काम करता है। क्या लिखा हुआ है? शी लेफ्ट द मीटिंग, उसने मीटिंग छोड़ दिया। क्यों? बिकॉज सी वॉज फीलिंग अनवेल, क्योंकि वो बहुत अनवेल फील कर रही थी। अब देखो ये क्या हो सकता है, ये हम लोग इस पे आते हैं, इसके डिस्कशन पे आते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है नाउन क्लॉज। हमने पढ़ा है नाउन क्लॉज या नाउन फ्रेज या नाउन, या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, या तो ऑब्जेक्ट होगा, या तो वो जो है कॉम्प्लीमेंट होगा। लिखा था उसने मीटिंग छोड़ दी क्योंकि, एक रीजन बताया जा रहा है। क्या ये नाउन क्लॉज है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ रहा है क्या? क्योंकि यहां का सब्जेक्ट क्या था? शी, ऑब्जेक्ट क्या था? द मीटिंग। नहीं आ रहा, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ये एडजेक्टिव क्लॉज है तो या तो ये किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आएगा, या तो किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाई मतलब उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आएगा। तो क्या लिखा है? शी लेफ्ट द मीटिंग अर्ली, यहां पे शी यहां का सब्जेक्ट था, तो क्या शी के लिए एडजेक्टिव क्लॉज आना चाहिए? नहीं भाई साहब, शी के लिए तो नहीं आ रहा। क्या ये इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है? नहीं, इसके बारे में नहीं दे रहा। और क्या नाउन आया है? मीटिंग। क्या ये मीटिंग के बारे में दे रहा है कि मीटिंग 10 बजे तक चली थी, मीटिंग में 20 लोग थे? नहीं, इसका मतलब ये किसी नाउन के लिए तो नहीं आया, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। मेन क्लॉज नहीं हो सकता, मेन क्लॉज तो शी लेफ्ट द मीटिंग अर्ली। फिर एक ही ऑप्शन बचता है एडवर्ब क्लॉज। अब ये एडवर्ब क्लॉज है क्यों, जरा इस बात को भी समझना, आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। ये एडवर्ब क्लॉज क्यों है? क्योंकि ये किसके लिए आता है? या तो किसी वर्ब के लिए, या तो किसी एडजेक्टिव के लिए, या तो खुद एडवर्ब के लिए। इन्हीं तीन चीजों के बारे में तो क्वालिफाई करने के लिए ये आता है। तो क्या लिखा है? शी लेफ्ट द मीटिंग अर्ली बिकॉज, क्या ये लेफ्ट के लिए नहीं आ रहा? क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि लेफ्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि शी लेफ्ट वाई, तो वाई का ही तो ये रिप्लाई है। क्यों जल्दी छोड़ दिया था? क्योंकि वो उसे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसका मतलब है ये लेफ्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। तो अगर ये वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये कौन सा क्लॉज होगा? एडवर्ब क्लॉज होगा कि नहीं होगा? बोलो, समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20। ही सेड टू हिज सेक्रेटरी, उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, why have you not informed the board members that tomorrow's discussion on fiscal policy has been postponed due to unforeseen circumstances?
उसने अपने सेक्रेटरी से कहा कि तुमने उन्हें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया है बोर्ड मेंबर्स को कि कल की जो डिस्कशन है, कल का जो डिस्कशन है फिस्कल पॉलिसी के ऊपर, वो पोस्टपोन हो चुका है अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस के लिए। आई वर्ब पकड़े, ही सेड टू हिज सेक्रेटरी व्हाई हैव यू, हैव किससे बदलेगा, हैड में, क्यों, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस में, तो हैव बदलेगा हैड में, हैड है, हैड है, हैज है, नहीं हो सकता, डिड है, नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक आंसर। ही आस्क्ड हिज सेक्रेटरी व्हाई हैड शी, अच्छा यहां क्या है, हैड लिखा है वर्ब और शी क्या है सब्जेक्ट। एक्टिव पैसिव हम जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर इंट्रोगेटिव एक्टिव है तो इंट्रोगेटिव पैसिव होगा, इंट्रोगेटिव पैसिव है तो इंट्रोगेटिव एक्टिव होगा, राइट। जबकि नरेशन में हम लोगों ने ये रूल पढ़ा था बकायदा कि क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आधे घंटे पहले एक्सप्लेन किया था कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट हुआ तो क्वेश्चन मार्क होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हुआ तो फुल स्टॉप होगा, एक्सप्लेन किया था या नहीं। अब खुद से ही समझ से बताना, जब यहां पे फुल स्टॉप दिया हुआ है तो यहां पे पहले वर्ब लिख सकते हैं क्या, क्योंकि यहां हैड प्लस शी है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, बोलो सही है क्या, बिल्कुल नहीं, शी हैड बोलेंगे तो सही होगा ना, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोलो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया भैया हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैं एक बार पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं, देख लो, क्वेश्चन नंबर 21-22 पॉज करना, 23-24 पॉज कर लेना, 25 ये रहा पॉज कर लेना, ये रहा आपका पैसेज, ये रहा आपका पैसेज, ठीक है। एक बार पढ़ लो जल्दी से, गला बहुत सूख रहा है यार, पढ़ लो एक बार, मैं पानी पी लेता हूं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। इस क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, पूछा गया सेंट्रल आइडिया बताइए, है ना। बोल रहा है कि द टोन ऑफ द पैसेज, इसमें बोला गया टोन बताइए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। यहां पे क्या टॉपिक है, स्टूडेंट का इंडिपेंडेंस को लेकर क्या जो समझ है उसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, टाइटल पूछा गया। द पैसेज स्टेट्स दैट स्टूडेंट्स नाउ एसोसिएट इंडिपेंडेंस विथ, पैसेज में क्या कहा गया है कि स्टूडेंट्स जो इंडिपेंडेंस से क्या मतलब समझते हैं। आई लिखा है कि एवरी ईयर एज द कैलेंडर मार्क्स अनदर इंडिपेंडेंस डे, students across India take part in flag hoisting ceremonies and listen to speeches that recalls the struggle against colonial rule. लिखा है कि हर साल जब कैलेंडर जो है वो इंडिपेंडेंस डे मार्क करता है, 15 अगस्त को मार्क करता है, पूरे जो भी स्टूडेंट्स हैं इंडिया के वो सब झंडोत्तोलन में, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में पार्ट लेते हैं और वो भाषण सुनते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ हमारा स्ट्रगल रहा। Yet when one listens carefully to conversations in classrooms, hostels and student gatherings, it becomes evident that the definition of independence extends far beyond freedom from foreign domination. लिखा हुआ है कि जबकि सब लोग ये कहानियां बहुत सुनते हैं कि अंग्रेजों से हमें कैसे आज़ादी मिली थी, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति क्लासरूम्स वगैरह में अगर डिस्कशन सुनेगा आज़ादी को लेकर, तो जो आज़ादी का डेफिनेशन है ना, वो अब हम लोग अंग्रेजों से मुक्ति से कहीं दूर पहुंच चुके हैं। For today's generation, independence is no longer a static political memory, but a dynamic personal and collective aspirations. लिखा हुआ है आजकल की जनरेशन के लिए इंडिपेंडेंस जो है ना, वो कोई एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है जिसमें पॉलिटिक्स की वजह से आजादी मिल गई अंग्रेजों से, बल्कि ये एक डायनामिक पर्सनल और कलेक्टिव एस्पिरेशन है, ठीक है। Many young people argue that independence is incomplete without social equality. बहुत सारे यंग पीपल का ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर पूरी तरीके से सामाजिक तौर पर अगर हम बराबर जब तक नहीं हो जाते, हमें कोई इंडिपेंडेंस नहीं मिली है। A female student in Guwahati, for instance, describes her freedom as meaningless if she has to return home before dusk simply because of safety concerns. एक लड़की जो कि गुवाहाटी की स्टूडेंट है, उनका ये कहना है कि अगर मैं रात को अंधेरा होने से पहले अगर मुझे घर वापस लौटना पड़ता है तो ये किस किस्म की आज़ादी है, ये कोई आज़ादी नहीं है।
Another student who belongs to a tribal community points out that he feels independent only when his identity is acknowledged and respected within mainstream institutions. एक व्यक्ति जो कि किसी ट्राइबल कम्युनिटी का है, वो ये कहता है कि मेरे लिए आजादी तब होगी जब मैं इसी देश का हिस्सा हूं या मैं इन्हीं लोगों का हिस्सा हूं, मैं जनता में से एक हूं, इस बात को अच्छे से एक्नॉलेज कर लिया जाएगा. Thus, independence is being reimagined as the right to live without the invisible shackles of gender prejudice, caste hierarchies and cultural invisibility. लिखा हुआ कि तो कहा जा सकता है कि इंडिपेंडेंस जो है उसको फिर से रीइमेजिन किया जा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है कि जो जेल थे, जो 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 बेड़ियां थी, उनको तोड़ दिया जा रहा है. जेंडर प्रिजुडाइस का मतलब लड़का अलग है, लड़की अलग है, लड़का नहीं कर सकता, लड़की नहीं कर सकती, इन सब चीजों से ऊपर उठकर, या कास्ट की हायरार्की या कल्चरल जो इनविजिबिलिटी है, उस सारी चीजों को से ऊपर उठकर लोग जो है वो इंडिपेंडेंस को इमेजिन कर रहे हैं. Equally significant is the digital sphere. While the internet has expanded opportunities for learning and employment, it has also become a site of surveillance, trolling and misinformation. लिखा हुआ है कि यही हाल डिजिटल स्फीयर में भी है, जहां इंटरनेट जो है उसने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पैदा की है लोगों के लिए, सीखने के लिए, रोजगार का, लेकिन वो एक ऐसा साइट भी बन गया है जहां पे लगातार मिस इन्फॉर्मेशन फैलते हैं, लोगों को ट्रोल किया जाता है. Students now see digital literacy and online safety as crucial elements of independence. लिखा है कि स्टूडेंट्स जो है वो अब डिजिटल लिटरेसी को भी और ऑनलाइन सेफ्टी को एक हिस्सा मानते हैं इंडिपेंडेंस का. They emphasize that freedom today must include the right to express oneself without fear of harassment in virtual spaces. उनका ये मानना है कि आज की दुनिया में जो फ्रीडम है उसमें इंक्लूड होना चाहिए कि हर व्यक्ति बिना डरे हुए किसी भी वर्चुअल स्पेस में अपनी बात एकदम सही तरीके से रख पाए. This marks a significant departure from earlier generations for whom independence was largely associated with tangible politics and economic rights. लिखा हुआ है कि ये जो आइडियाज है ना, ये हमारे पूर्वजों से बहुत डिफरेंट है. हमारे पूर्वजों के लिए जो पॉलिटिकल जो भी चेंजेस हैं वो आजादी थी, साथ ही साथ में पैसे कमाने वगैरह की आजादी को आजादी मानते थे. आजकल आजादी का डेफिनेशन बिल्कुल बदल चुका है. Environmental concerns further reshape the debate. Young people are acutely aware that unchecked climate change threatens their very future. लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट को लेकर जो चिंताएं हैं वो भी इस डिबेट को एक नया आकार दे रही हैं. जो नए लोग हैं उनको ये बात बिल्कुल इस बात को एक्नॉलेज भी करते हैं, अवेयर भी है, जानते हैं इस बारे में कि जो क्लाइमेट चेंज है वो उनके फ्यूचर को चैलेंज कर रहा है. For them, the freedom to breathe clean air, to drink safe water and to inherit a habitable planet is no less important than voting rights. लिखा हुआ है उनके लिए जो हवा है, जो पानी है, ये जो हैबिटेबल प्लेनेट में रहने का जो उनको मौका मिल रहा है, ये वोटिंग राइट से कम नहीं है. School strikes, campus campaigns and youth-led protests across Indian cities testify the environmental sustainability is being woven into the very fabric of modern independence. लिखा हुआ है हर जगह पे डिफरेंट जगह पे कैंपस में कैंपेन हो रहे हैं, स्कूल में स्ट्राइक हो रहे हैं. ये इस बात को निश्चित करते हैं कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक तरीके से नए फैब्रिक का काम करे, लोगों को जोड़ने का काम करे इंडिपेंडेंस को लेके. The conversation also extends to emotional well-being. Earlier discussions of freedom seldom touched upon mental health. Today, however, students openly argue that gaining independence means being able to seek counseling without stigma, to cope with anxiety without judgment, and to build lives not dictated solely by economic pressure. लिखा हुआ है कि आज की दुनिया में जो स्टूडेंट्स हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो मेंटल एस्पेक्ट है उसके ऊपर भी इंडिपेंडेंस का असर पड़ता है. अगर मैं कहीं थेरेपी ले रहा हूं तो मुझे जज ना किया जाए, अगर मुझे एंजाइटी है तो मुझे जज ना किया जाए, ठीक है, या मेरे ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर ना हो कि तुमको पैसे कमाने ही कमाने हैं. तो ये सारे जो मेंटल जो भी मतलब अवेयरनेस है, इन सारी चीजों को भी इंडिपेंडेंस में इंक्लूड किया जाए. This shift suggests that independence is no longer understood as a purely external condition but also an internal state of dignity and balance. ये सारी बातें बताती है कि जो आजादी है ना वो केवल बाहरी दुनिया से नहीं मिलती, अपने अंदर जो इंटरनल जो डिग्निटी है, जो बैलेंस है, उसको भी आजादी से कनेक्ट करना जरूरी है. Critics sometimes dismiss these new concerns as distractions from the real meaning of freedom, but such arguments fail to recognize that every generation redefines independence in response to its circumstances. जो इसके आलोचक हैं उनका यह मानना है कि ये सब बहुत बेकार की बातें हैं और ये सब असल दुनिया की बातें नहीं है, लेकिन आर्ग्यूमेंट उनका यहां फेल हो जाता है कि हर जनरेशन अपने हिसाब से, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है. For the youth of the 1940s, the colonial state was the obstacle. For today's students, the obstacles are more dispersed, systematic inequality, unsafe digital environments, environmental degradation, and emotional stress. 1940 में जो लोग थे
उनके लिए आजादी का मतलब था कि जितने भी बाधाएं उनको पार करना अंग्रेजों से जुड़ी हुई। आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो बाधाएं हैं वो अलग किस्म की है। उनके लिए सिस्टम में जो इनइक्वालिटी है वो है, डिजिटल इन्वायरमेंट जो अनसेफ है वो है, इन्वायरमेंट के इशू है, इमोशनल स्ट्रेस है। इन बोथ केसेस हाउएवर द डिमांड इज एसेंशियली द सेम, द एबिलिटी टू लिव फुली एंड विदाउट डोमिनेशन। हालांकि अगर कॉमन देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन ये चीज है कि कॉमन मतलब जो डिमांड थी वो सेम थी कि वो खुल के जीना चाहते हैं बिना किसी किस्म के डोमिनेशन के। Independence then is evolving. Independence जो है वो इवॉल्व हो रहा है. It is not being abandoned but expanded, encompassing political rights while also addressing gender justice, cultural recognition, digital safety, climate responsibility and emotional health. लिखा है कि ये अब ना त्यागा नहीं जा रहा, इसे बल्कि बढ़ाया जा रहा है। मतलब अब धीरे धीरे करके ये और ज्यादा फैल रहा है। ठीक है, अब ये क्या पॉलिटिकल राइट्स जो है, जो जेंडर इश्यूज को एड्रेस करते हैं, कल्चरल रिकॉग्निशन को एड्रेस करते हैं, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड की गई है। If this evolution is acknowledged rather than resisted, it may offer a richer and more resilient understanding of freedom, one that honors the sacrifices of the past while responding to the parts of the present. कह रहे हैं हमें इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इस आइडिया को सपोर्ट करने की जरूरत है। इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से जो एक्चुअल मीनिंग है ना आजादी का, वो निकलकर सामने आएगा, और उसके वजह से क्या होगा कि ये जो रिजिलियंट पुराने हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी जान दी है, उनको भी एक किस्म के हम ऑनर करेंगे। ठीक है, आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया होगा पूरे पैसेज का। बहुत ही सिंपल पैसेज था। पैसेज किसके बारे में था कि आजादी के मायने किस किस्म से बदले हैं। जहां पहले क्रांतिकारी और अंग्रेज वगैरह से की चीजों से को हम एसोसिएट करते थे आजादी से, आजकल की जो जनरेशन है इसके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे कि डिजिटल स्पेस हो गया, इन्वायरमेंटल स्पेस हो गया, इनमें भी आजादी ढूंढते हैं या इनको भी आजादी से वो कनेक्ट करते हैं। आइए, हमसे पूछा गया सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। हमेशा कहता हूं टोन हो, टाइटल हो, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज हो, इन्फ्रेंस हो, ऑप्शन एलिमिनेट करिए। लिखा है कि इसमें से कौन सा सेंट्रल आइडिया है पैसेज का? ए, पॉलिटिकल फ्रीडम अलोन कैन नॉट इंश्योर अ ट्रू सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर टुडेज यूथ। आजकल के यूथ के लिए ये जो पॉलिटिकल फ्रीडम है ये अकेले ट्रू सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं दे सकती। ये तो ठीक लग रहा है। बी में, द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर स्टूडेंट्स नाउ एक्सटेंड्स टू आइडेंटिटी, इक्वालिटी एंड इमोशनल सिक्योरिटी। लिखा हुआ है कि जो मीनिंग है इंडिपेंडेंस का स्टूडेंट्स का, वो आइडेंटिटी, इक्वालिटी और इमोशनल सिक्योरिटी तक फैल चुका है। सी में, इंडिपेंडेंस इन मॉडर्न टाइम्स इज प्राइमरली अबाउट सेफगार्डिंग क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। ये बात तो गलत है, केवल एनवायरनमेंट की बात नहीं थी। इंडिपेंडेंस हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू फॉर यंग पीपल इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। इंडिपेंडेंस की अब कदर नहीं, ऐसा नहीं। इंडिपेंडेंस बाकायदा और जगहों पे मांगा जा रहा है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप ऑप्शन नंबर ए को आंसर कर सकते हैं या तो ऑप्शन नंबर बी को। आइए फिर से पढ़ते हैं इसको, देखते हैं ज्यादा सटीक क्या है। ए में लिखा है पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो केवल इंश्योर नहीं किया जा सकता, कैन नॉट इंश्योर अ ट्रू सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर टुडेज यूथ। पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो एक केवल अकेले एक ट्रू सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं दे सकता आजकल के यूथ को। बिल्कुल करेक्ट बात है। आगे लिखा है जो मीनिंग है इंडिपेंडेंस का स्टूडेंट्स के लिए वो अब आइडेंटिटी, इक्वालिटी और इमोशनल सिक्योरिटी से में बढ़ चुका है। लेकिन इसमें और भी तो बातें थी। इन्वायरमेंट की बात कहाँ की गई है? नहीं की गई है, ये थोड़ा अधूरा है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट। आगे बढ़े। द टोन ऑफ द पैसेज, टोन कैसा है? सेलिब्रेटरी एंड नॉस्टैल्जिक। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं, सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे इसमें। क्रिटिकल एंड डिसमिसिव, कहा जा रहा है कि जनरेशन एकदम डूम्ड है, आजादी बर्बाद हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। नहीं, ऐसा नहीं, क्रिटिकल नहीं है। रिफ्लेक्टिव एंड एनालिटिकल, ठीक है, कि ये रिफ्लेक्टिव है थोड़ा, कि हमें रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है इन चीजों के ऊपर, और ये एनालाइज भी कर रहा है चीजों को, ये ठीक लग रहा है। कैजुअल है और कॉन्वर्सेशनल है। कैजुअल तो नहीं था ये। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इवॉल्विंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है पूछा जा रहा है। पहला, फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, जो अंग्रेजों के स्ट्रक्चर्स थे उनसे फ्रीडम। नहीं, ये अभी के स्टूडेंट का तो नहीं, ये आंसर हो सकता है। अगला, डिजिटल सेफ्टी और ऑनलाइन फ्रीडम, ये तो है हिस्सा। हमसे पूछा गया कौन सा हिस्सा नहीं है स्टूडेंट्स के आजादी के आइडिया का, तो ये तो है। एक्सेस टू इमोशनल वेलबींग, ये भी है। रिकॉग्निशन ऑफ कल्चर एंड जेंडर आइडेंटिटीज, ये भी है। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। कॉलोनियल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अभी के स्टूडेंट्स कंसर्न नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, इसमें से कौन सा टाइटल होगा? फ्रॉम चेंज टू चॉइसेस, रीडिफाइनिंग इंडिपेंडेंस। ये चेंज से लेके चॉइसेस तक, कितना अच्छा लाइन है। सोचो कि हम बंधे हुए थे अंग्रेजों के अंदर और अभी हम चॉइस से इंडिपेंडेंस ढूंढ रहे हैं, हो सकता है। यूथ एंड द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, कोई भ्रम थोड़ी है, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव तो टाइटल हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा पूरा पैसेज ही पॉजिटिव है। फ्रीडम एज अ फॉरगॉटन आइडियल,
फ्रीडम जिसे भूला जा चुका है, नहीं गलत है। डिक्लाइन ऑफ नेशनलिज्म, आजकल के लोग देशद्रोही ज्यादा है, देशभक्त कम, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। द पैसेज स्टेट्स दैट स्टूडेंट्स नाउ एसोसिएट इंडिपेंडेंस विद, पैसेज के हिसाब से अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो किससे एसोसिएट करते हैं इंडिपेंडेंस को? पहला डिजिटल लिटरेसी, जेंडर जस्टिस, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल हेल्थ। ठीक लग रहा है। अगला है मटेरियल प्रोस्पेरिटी, उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना है, ये जिक्र तो कहीं किया ही नहीं गया था। ग्लोबल माइग्रेशन, देश छोड़कर जाना है, गलत है। अ रिजेक्शन ऑफ अर्लियर नेशनलिस्ट आइडियाज, पुराने क्रांतिकारी जो थे वो उन्होंने गलत किया था, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कहा गया है। नॉस्टैल्जिया फॉर द सैक्रिफाइसेस ऑफ द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए नॉस्टैल्जिया, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। डिजिटल लिटरेसी, जेंडर जस्टिस, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इमोशनल हेल्थ। सो हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। जैसा मैंने पहले बोला था कि धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। कभी हम फाइंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच कर ले रहे हैं, आज हमने क्लॉज पहचानने का किया। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है। बाकी ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप कितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, कितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। मोर और लेस मुझे ऐसा लगता है कि पेपर का लेवल इससे थोड़ा डाउन ही रहने वाला एग्जाम में, इतना लेवल का भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। बाकी मैंने कोशिश करी है कुछ आसान क्वेश्चन डालूं, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन डालूं, कुछ टफ क्वेश्चन डालूं। ठीक है। लेवल मोर और लेस एग्जाम में यही रहेगा, ऐसा मेरा यकीन है। ठीक है। बाकी आप जो भी बैठे होगे एग्जाम में, आपको बेहतर आइडिया होगा, और ये सब अब जग जाहिर है कि किस किस्म का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद